जब किसी इंसान के पैर में चोट लगती है, हाँ, और मान लीजिए हड्डी टूट जाती है, तो हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं और एक्सरे करवाते हैं। उस एक्सरे रिपोर्ट में ना एक गजब की स्पष्टता होती है। बिल्कुल, सब कुछ साफ दिख जाता है। हाँ, मतलब तस्वीर में एक टूटी हुई सफेद रेखा दिखती है और डॉक्टर उसकी तरफ इशारा करके कहता है, देखिए यहाँ दिक्कत है। सब कुछ एकदम सीधा है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। बिल्कुल, टूटा है या नहीं टूटा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और देखा जाए तो इस तरह की स्पष्टता ना इंसान के दिमाग को बहुत सुकून देती है। हाँ, सही कहा। क्योंकि मानव मनोविज्ञान हमेशा से यही चाहता है कि हर चीज को एक खांचे में फिट किया जा सके, हर स्थिति को नापा और तौला जा सके। लेकिन जब बात इंसानी भावनाओं की आती है या हमारे अवचेतन मन और उसके अंदर गहराई में पल रहे डर की आती है, तब वो एक्सरे मशीन फेल हो जाती है, एकदम काम करना बंद कर देती है। हमें ऐसे परिदृश्य में पहुंच जाते हैं जहां कोई स्पष्टता नहीं है, सब कुछ बेहद धुंधला है। हाँ, बहुत ही ज्यादा धुंधला। और इसी धुंधलेपन को, इस मनोवैज्ञानिक भंवर को समझने के लिए आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही खास स्रोत सामग्री के अंदर जा रहे हैं। और वो स्रोत सामग्री सच में बहुत दिलचस्प है, बहुत ही कमाल की है। हमारे सामने आज मनोहर श्याम जोशी जी की क्लासिक रचना कसब के कुछ बहुत ही अहम अंश है। साथ ही इस उपन्यास पर लिखे गए साहित्यिक विमर्श और पात्रों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले कुछ रिसर्च नोट्स भी हैं। और मैं ये साफ कर दूं कि हमारा मिशन आज सिर्फ एक प्रेम कहानी को पढ़ना या उसका सारांश देना नहीं है। एकदम नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य तो ये समझना है कि कैसे एक साधारण सा कुमाऊनी शब्द कसब, जिसका मतलब है क्या पता, हाँ क्या पता, कैसे ये पूरी इंसानी जिंदगी की अनिश्चितता और हमारे अपने दिमाग द्वारा पैदा किए गए डर का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। और ये देखना भी है कि कैसे ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत, कैसे ये आदत इंसान को अंदर से लकवाग्रस्त कर सकती है। तो चलिए इस स्रोत सामग्री के सबसे बुनियादी हिस्से से शुरू करते हैं। मतलब ये पूरी कहानी जिस नींव पर खड़ी है वो है इसका शीर्षक कसब। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत ना उस पृष्ठभूमि से होनी चाहिए जहां से ये कहानी और ये शब्द जन्म लेते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सेटिंग है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 1950s और 60s के दशक के उत्तराखंड की। खूबसूरत कुमाऊं क्षेत्र और खास तौर पर अल्मोड़ा की सर्दियां, वाओ, पहाड़ों की वो बर्फ जैसी ठंडी शांति, देवदार के पेड़ों से छरकर आती हुई हवा, वहाँ की बोली और वहाँ के समाज का जो एक खास तरह का ठहराव है। हाँ, वो ठहराव ही इस कहानी का कैनवस है। एकदम सही। और ये जो शब्द है कसब जी, ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे आप किसी आम हिंदी डिक्शनरी में आसानी से ढूंढ लें। नहीं, ये तो ठेठ कुमाऊनी शब्द है। हाँ, जिसका सीधा अर्थ होता है क्या पता। क्या पता मतलब सुनने में तो ये बस एक अधूरा सा वाक्य लगता है, पर देखिए ये अधूरापन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये पूरी इंसानी जिंदगी की अनिश्चितता का एक बहुत बड़ा दार्शनिक प्रतीक है। वो कैसे? इंसान अपने भविष्य के लिए हजारों सपने बुनता है, कल क्या होगा इसकी पूरी योजना बनाता है। हाँ, हम सब करते हैं ये। लेकिन अगले ही पल परिस्थितियां कौन सा पासा फेंक देंगी ये कोई नहीं जानता। लेखक ने सिर्फ इस एक शब्द के जरिए जिंदगी की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई को सामने रख दिया है। एक तरह की स्वीकारोक्ति है ये। बिल्कुल, ये मानना कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्या पता कल क्या हो। और इसी क्या पता वाले अनिश्चित माहौल में हमारे स्रोत हमें दो ऐसे किरदारों से मिलवाते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। हाँ, दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ देवदत्त है जिसे कहानी में डीडी कहा गया है। स्रोत सामग्री में डीडी का जो वर्णन है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। बहुत ही अलग किस्म का किरदार है वो। हाँ, मतलब वो एक बेहद बुद्धिमान, पढ़ा लिखा लेकिन निहायती गरीब और बिखरा हुआ लड़का है। उसके बाल हमेशा उलझे रहते हैं, कोट के बटन टूटे हुए हैं। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि दुनिया क्या सोच रही है। बिल्कुल नहीं। उसके दिमाग में हर वक्त मार्क्सवाद, फ्रॉइड के सिद्धांत और भारी भरकम दर्शन शास्त्र चलता रहता है। मतलब वो एक ऐसा इंसान है जो विचारों की दुनिया में तो राजा है, लेकिन भौतिक दुनिया में या कहें असली दुनिया में पूरी तरह से असफल और खोया हुआ है। हाँ, एकदम अव्यवहारिक इंसान। और इसके ठीक विपरीत जो दूसरा किरदार है वो इस अंधेरे का एकदम दूसरा छोर है। दूसरी तरफ है बेबी, अल्मोड़ा के एक बहुत ही अमीर, पारंपरिक और ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण परिवार की लड़की, जो बेहद खूबसूरत है। हाँ, खूबसूरत, मासूम और एकदम सुलझी हुई। अगर मैं इसे विजुअलाइज करूं ना, तो ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत ही धूल भरी
पुरानी किताबों से भरी सीलन वाली डार्क लाइब्रेरी। जिसका सामना अचानक से एक चमकदार धूप वाली खिड़की से हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। एक तरफ सिर्फ किताबों की सीलन और विचारों का भारीपन है और दूसरी तरफ ताज़ी हवा, सुकून और अमीरी की चमक। और मजे की बात यह है कि ये विरोधाभासी उनके बीच के आकर्षण का मूल कारण बनता है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली बात। बिल्कुल। मानव मनोविज्ञान में अक्सर हम देखते हैं कि इंसान उस चीज की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होता है जो उसके पास नहीं होती। सही बात है। अब देखिए, डीडी की जिंदगी में कोई ठहराव नहीं है, सब कुछ अस्थिर है, जबकि बेबी की दुनिया में सब कुछ व्यवस्थित है, रोशनी है, सुरक्षा है। और बेबी को डीडी में क्या दिखता है? बेबी को डीडी की वो उलझी हुई अस्त व्यस्त बौद्धिक दुनिया बहुत रहस्यमयी लगती है। एक गहरी मनोवैज्ञानिक लालसा होती है ना, उस बिखरे हुए इंसान को संवारने की। ओह, वो आई कैन फिक्स हिम वाला सिंड्रोम। हाँ, बिल्कुल वही। और डीडी के लिए बेबी की मासूमियत और उसकी सुंदरता किसी अजूबे से कम नहीं है। वो तो बस उसे देखकर एक हैरानी में रहता है कि क्या इतनी शुद्ध चीज सच में अस्तित्व में हो सकती है। सही कहा। लेकिन इस खिंचाव का जो स्वरूप है ना, वो आज के जमाने के किसी फास्ट पेस रोमांस जैसा बिल्कुल नहीं है। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जहां प्यार बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक हुआ करता था। हाँ, 1950s का दशक था वो। स्रोत सामग्री के वे अंश बहुत ही खूबसूरत हैं, जहां वे दोनों पहाड़ों की उन संकरी पगडंडियों पर घंटों साथ चलते हैं। उनके बीच भारी भरकम किताबों का लेन देन होता है। वो दर्शन पर बात करते हैं। हाँ, पर अचरज की बात यह है कि वे कभी भी किसी भी क्षण एक दूसरे से सीधे तौर पर प्यार का इजहार नहीं करते। उनकी आंखें, उनका मौन ही सब कुछ कह देता है। तो क्या ये सिर्फ उस दौर की वजह से था? देखिए, ये खामोश प्यार उस दौर के सामाजिक परिवेश की एक मजबूरी भी थी और खूबसूरती भी। लेकिन इस कहानी में ये खामोशी सिर्फ रोमांस का हिस्सा नहीं है। तो और क्या है? अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को देखें तो ये खामोशी दरअसल आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की शांति है। मैं समझा नहीं। मतलब इशारों और आंखों की भाषा सुरक्षित होती है ना? क्योंकि उसमें कोई ठोस जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। अरे हाँ, जब तक कुछ कहा नहीं तब तक कुछ साबित नहीं करना। बिल्कुल, और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जब डीडी को ये एहसास हो जाता है कि बेबी भी उससे प्यार करती है, तो वो अचानक से खुद को बदलने की कोशिश करने लगता है। जो इंसान कल तक दुनियादारी की परवाह नहीं करता था, वो एकदम से प्रैक्टिकल बनने की होड़ में लग जाता है। वो एक सुरक्षित भविष्य बनाने की जद्दोजहद शुरू कर देता है। पर मेरे दिमाग में यहाँ एक सवाल आ रहा है। बताइए। इस बदलाव के पीछे का विज्ञान क्या है? क्या कोई इंसान सच में किसी दूसरे के लिए अपनी पूरी फितरत बदल सकता है, या डीडी केवल व्यवहारिकता का एक मुखौटा पहन रहा था? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। देखिए, जब इंसान किसी ऐसी चीज को पा लेता है जिसे वो खुद से बहुत ऊपर मानता है, तो उसके अंदर एक परफॉर्मेंस एंजाइटी पैदा हो जाती है। अच्छा। डीडी कोई मुखौटा नहीं पहन रहा था, उसका प्यार सच्चा था। वो खुद को बेबी के उस ऊंचे परिवार के लायक बनाना चाहता था। लेकिन इसमें तो बहुत संघर्ष है। बहुत ज्यादा। समस्या ये थी कि वो अपनी मूल प्रकृति के खिलाफ जा रहा था। एक गरीब, संघर्षशील बुद्धिजीवी के लिए, जिसका पूरा जीवन सिर्फ किताबों में गुजरा हो, हाँ, उसके लिए रातों रात एक सफल और व्यवहारिक इंसान बन जाना नामुमकिन है। वो एक ऐसे रास्ते पर दौड़ रहा था जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। और ये खामोशी और ये बदलाव की कोशिश तब तक ही एक व्यक्तिगत संघर्ष रहती है जब तक बाहरी दुनिया का दखल ना हो। बिल्कुल। असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब समाज बीच में आता है। हाँ, जैसे ही समाज बीच में आता है, इस खामोश प्यार की असल परीक्षा शुरू होती है। जब बेबी के रसूखदार परिवार को इस रिश्ते की भनक लगती है, तो कहानी में वो दीवार खड़ी हो जाती है जो सदियों से अमीर और गरीब के बीच रही है। वो टिपिकल क्लास डिवाइड। हाँ, बेबी का परिवार तय करता है कि उसकी शादी किसी बहुत ही अमीर, सफल और उसी के रुतबे वाले लड़के से कर दी जाए। उनके लिए डीडी सिर्फ एक आवारा और सिरफिरा लड़का है। और अक्सर जब हम ऐसी कहानियां पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये समाज, ये परिवार या वो अमीर गरीब की खाई ही कहानी का मुख्य विलन है। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है। लेकिन हमारे स्रोत और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यहाँ एक बहुत ही अलग और चौंकाने वाला नजरिया पेश करते हैं। वो क्या? इस कहानी का सबसे बड़ा विलन अल्मोड़ा का वो ब्राह्मण समाज या बेबी का परिवार नहीं है। तो फिर कौन है? इस कहानी का असली विलन डीडी का अपना दिमाग है। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रुक कर एक सवाल पूछना है। क्या हम डीडी पर कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो रहे? आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरा मतलब है, हम 1950 के दशक के भारत की बात कर रहे हैं।
एक गरीब बिना नौकरी वाले लड़के के लिए एक बेहद अमीर और रसूखदार परिवार की लड़की को भगा ले जाना या उनसे सीधे बगावत करना सच में खतरनाक हो सकता था। हाँ, खतरा तो था। तो क्या उसका डर सिर्फ दिमागी उलझन था या वो एक बहुत ही कड़वी और यथार्थवादी सामाजिक सच्चाई थी? आपका ये तर्क बिल्कुल वाजिब है कि सामाजिक खतरा वास्तविक था, समाज शक्तिशाली था और डीडी कमजोर। तो फिर विलन उसका दिमाग कैसे हुआ? क्योंकि विश्लेषण ये नहीं कहता कि डीडी को लड़कर जीत ही जाना चाहिए था। त्रासदी ये नहीं है कि वो समाज से हार गया। त्रासदी ये है कि वो मैदान में उतरा ही नहीं। खतरा बाहर था लेकिन हार उसके दिमाग के अंदर तय हुई। मतलब उसने पहले ही मान लिया कि वो हार जाएगा? बिल्कुल, वो उस हीन भावना से घिर गया था जहां इंसान खुद को दूसरों से इतना कमतर आंकने लगता है कि वो लड़ने का विचार ही छोड़ देता है। इसे मनोविज्ञान में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना? हाँ, डीडी ये सोचकर लकवाग्रस्त हो गया कि वो बहुत गरीब है, अजीब है और अगर वो बेबी को अपने साथ ले भी गया तो उसे वो आराम और खुशियां कभी नहीं दे पाएगा जो उसका परिवार दे सकता है। ओह, और यहीं पर वो चीज सामने आती है जिसे समझना आज के इस डीप डाइव का सबसे अहम हिस्सा है। वो क्या? डीडी का ये सोचना कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा इसलिए मुझे पीछे हट जाना चाहिए, ये दरअसल एक बहुत ही खतरनाक झूठा आदर्शवाद या फॉल्स आइडियलिज्म है। एकदम सही शब्द पकड़ा आपने। हम आज के रिश्तों में भी ये बहुत देखते हैं। लोग अक्सर कहते हैं तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करते हो या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हाँ, ये बहुत कॉमन है। हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम दूसरे इंसान के भले के लिए एक बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं, लेकिन असलियत में क्या हो रहा होता है? असलियत में हम सिर्फ जिम्मेदारी उठाने से या भविष्य में नाकाम होने के डर से भाग रहे होते हैं। बिल्कुल सटीक बात कही। झूठा आदर्शवाद हमारे दिमाग का एक बहुत ही चालाक सुरक्षा तंत्र है जिसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म दिलचस्प है। क्योंकि देखिए, इंसान के लिए ये स्वीकार करना बहुत दर्दनाक होता है कि वो डरपोक है या उसमें हिम्मत नहीं है। वाह, तो डीडी असल में खुद को कहानी सुना रहा था? बिल्कुल, डीडी खुद को ये कहानी सुना रहा था कि वो बेबी के सुरक्षित भविष्य के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर रहा है। ये सोच उसे अपने डर का सामना करने से बचा रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर ये झूठा आदर्शवाद उसे खोखला कर रहा था। बिल्कुल। ये कितनी अजीब बात है कि जो दिमाग बड़ी बड़ी दार्शनिक किताबें पढ़ सकता था, वही दिमाग खुद को इतनी बड़ी धोखेबाजी में उलझा चुका था। और इस दिमागी उलझन का नतीजा कहानी के चरम बिंदु पर देखने को मिलता है। स्रोत सामग्री में उस क्लाइमैक्स का जो वर्णन है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, बहुत ही मार्मिक है। बेबी की शादी किसी और से हो रही है, पूरा शहर उस रसूखदार शादी में जमा है और इस भीड़ में डीडी भी खड़ा है। हाँ, डोली उठने का वो दृश्य, उफ। बेबी जो उस भारी भरकम लाल जोड़े में है, आखिरी वक्त तक अपनी नम आंखों से भीड़ में डीडी को ढूंढती है। उसे कोई परवाह नहीं कि समाज क्या कहेगा। कोई परवाह नहीं। उसे बस ये उम्मीद होती है कि उसका डीडी आएगा, कोई चमत्कार होगा, वो बगावत करेगा और उसे इस अनचाहे रिश्ते से निकाल ले जाएगा। वो बस एक इशारे का इंतजार कर रही होती है। लेकिन डीडी कोई फैसला नहीं ले पाता। वो वहीं होता है, लेकिन एक मूर्ति की तरह। वो चुपचाप खड़ा रहता है और अपनी ही आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को उजड़ते हुए देखता रहता है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि डीडी उस वक्त उस जगह खड़ा होकर असल में महसूस क्या कर रहा था। हाँ, मनोवैज्ञानिक नजरिया क्या कहता है इस पर? ये सिर्फ एक भावुक दृश्य नहीं है, ये कॉग्निटिव ओवरलोड यानी विचारों के उस भारी दबाव का उदाहरण है जहां इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। कॉग्निटिव ओवरलोड मतलब दिमाग हैंग हो गया। बिल्कुल। जब इंसान के अंदर झूठा आदर्शवाद, समाज का डर, अपनी कमियों का एहसास और हीन भावना एक साथ टकराते हैं ना, तो दिमाग कोई एक साफ निर्णय नहीं ले पाता। वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाता होगा। हाँ, और वो एक फ्रीज रिस्पॉन्स में चला जाता है। डीडी ना तो आगे बढ़कर बेबी का हाथ पकड़ पाता है और ना ही वहां से भाग पाता है। वो बस अपनी जगह पे जम जाता है। और ये एक बहुत बड़ा सबक है। जब बात जिंदगी के सबसे अहम मोड़ों की हो तो सिर्फ भारी भरकम दर्शन, व्यावहारिकता या कागजी आदर्शवाद काम नहीं आता। बिल्कुल नहीं। वहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है बस एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत की। डीडी के पास अथाह ज्ञान था, लेकिन एक फैसला लेने की हिम्मत नहीं थी। और इस एक फैसले के अभाव में वो केवल बेबी को नहीं खोता, बल्कि वो अपनी पूरी जिंदगी को एक ऐसे नर्क में धकेल देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। हाँ, स्रोत बताते हैं कि शादी के बाद की उसकी पूरी जिंदगी बस एक लंबे और चुभने वाले पछतावे की कहानी बनकर रह जाती है। वो उम्र भर इस आग में जलता रहता है कि काश उस दिन उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती। काश उसने अपने दिमागी जालों को तोड़कर एक बार बगावत की होती।
उसे बाहरी दुनिया ने नहीं हराया था, उसे उसकी अपनी ओवर थिंकिंग ने हराया। और अंत में अल्मोड़ा के उन खामोश पहाड़ों में केवल एक ही शब्द हवा के साथ गूंजता रहता है, कसब। क्या पता? हाँ, क्या पता? क्या पता मेरी किस्मत में ये दर्द ही लिखा था? क्या पता अगर मैंने उस दिन उसका हाथ पकड़ लिया होता तो जिंदगी कैसी होती? ये क्या पता जिंदगी भर एक प्रेत की तरह उसका पीछा करता है। इस पूरी कहानी और इसके विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि हम जिंदगी की अनिश्चितता से लड़ नहीं सकते। कल क्या होगा इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने ही डर के कारण, अपनी ही असुरक्षाओं को एक आदर्श का नाम देकर कोई भी निर्णय न ले पाना हमारी सबसे बड़ी हार होती है। सही बात है। बाहरी दुश्मन या परिस्थितियों का शिकार नहीं होता, बल्कि अपनी ही बुनी हुई दिमागी उलझनों का शिकार होकर अपनी खुशियों का गला घोंट देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। शुरुआत में हमने बात की थी उस एक्सरे मशीन की, जहां हमें हर चीज का एकदम साफ जवाब मिल जाता है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। हम अक्सर अपनी जिंदगी में भी उसी स्पष्टता की तलाश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत सोच समझकर, सारे नफे नुकसान का हिसाब लगाकर, समाज के हिसाब से बिल्कुल सही फैसला ले रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है हमेशा। नहीं होता। और क्या इस परफेक्ट और सही फैसले की तलाश में हम क्या पता कि उस खूबसूरती को नहीं खो रहे? ये सोचने वाली बात है। और यहीं से मैं एक बिल्कुल नए विचार की ओर मुड़ना चाहता हूं, जो आज के हमारे दौर से जुड़ा है। बताइए। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, डेटिंग एप्स हैं, जहां हर इंसान का प्रोफाइल, उसकी पसंद नापसंद, सब कुछ एक स्क्रीन पर एक्सरे की तरह साफ दिखता है। हाँ, सब कुछ सामने है। हम रीड रिसिप्ट्स देखकर यह जान लेते हैं कि सामने वाले ने हमारा मैसेज पढ़ा या नहीं। हमने अनिश्चितता को तकनीक से खत्म करने की कोशिश की है। बिल्कुल, हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन क्या इस आधुनिक स्पष्टता ने हमें डीडी जैसी ओवर थिंकिंग से बचा लिया है? मुझे तो नहीं लगता। या फिर आज के दौर में हमने बस पहाड़ों की उस खामोशी की जगह घोस्टिंग को दे दी है? अरे हाँ, घोस्टिंग, ये बहुत ही सटीक तुलना है। आज भी जब हम कमिटमेंट से डरते हैं तो तकनीक के पीछे छुप जाते हैं और उसी झूठे आदर्शवाद का सहारा लेते हुए कहते हैं कि इट्स नॉट यू, इट्स मी। मतलब गलती मेरी है, तुम्हारी नहीं। हम भी वही डीडी वाला डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। शायद माध्यम बदल गए हैं, शायद अल्मोड़ा की पगडंडियों की जगह अब डिजिटल चैट्स आ गई हैं, लेकिन आज भी इंसान उस कसब, उस अनिश्चितता से इतना खौफ खाता है कि वो जोखिम लेने के बजाय बिना फैसला लिए चुपचाप स्क्रीन बंद कर देना बेहतर समझता है। ये सच में बहुत डराने वाली बात है। क्या हमारी पीढ़ी ने अनिश्चितता का सामना करने की बची खुची हिम्मत भी इस डिजिटल स्पष्टता के भ्रम में खो दी है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस डीप डाइव के बाद खुद से पूछना चाहिए।